हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का क्लास 12th का चैप्टर 2 लेके आया हूँ। आपका चैप्टर 3 डिलीट हो गया है, ठीक है, नहीं आ रहा है। उसके कुछ टॉपिक सेकंड चैप्टर में ही ऐड कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि अगर आप नए हो चैनल में, ठीक है, या भूले भटके कहीं से आ गए हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरे वीडियोज़ में मैंने कई बार बताया है कि वीडियोज़ में जब मैं बताऊंगा तो कॉपी पेन साथ साथ लेकर चलना और अपनी भाषा में नोट करते चलना, ठीक है। इतना इजी वे में कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया? स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का विश्व जनसंख्या, ये विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ठीक है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, फर्स्ट बुक का, ठीक। अब देखो, ये सारे जो मैंने लिखे हैं ना, इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, एक एक नंबर, दो दो नंबर, और इनको ही जोड़ जोड़ के 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आ गया? करें? देखो, चैप्टर का जो नाम है ना, हम पहले चैप्टर के नाम से समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जनसंख्या, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इन तीनों में से एक डेफिनेशन आता ही आता है दोस्तों, ठीक है। इग्नोर मत करना इसको, देखो नहीं तो पछताओगे फिर। जनसंख्या वितरण बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, अपनी भाषा में लिख लेना, और ये भी इजी भाषा में लिखा गया, ठीक है। देखो, जनसंख्या वितरण, वितरण का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है दोस्तों? फैलाव। तो भाई जनसंख्या वितरण मतलब भूपृष्ठ, भूपृष्ठ मतलब धरातल, धरती, धरती पर जो इतने सारे लोग फैले हुए हैं, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण। सोल्व। मजेदार है ना? देखो, जनसंख्या वितरण, वितरण मतलब फैलाव। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर ज्योग्राफी के वर्ड्स को अगर आप मीन मतलब उसके समझ जाते हैं ना, तो आंसर यूं धड़ाधड़ गर्दा उड़ा देंगे फिर। और अगर आपको वर्ड का मतलब ही समझ में नहीं आएगा ना, तो आप रह जाओगे, क्योंकि ज्योग्राफी एक तरह से साइंस है। अगर आप उसके वर्ड को समझ जाते हो, वर्ड का मतलब, तो तुरंत फटाफट लिख दोगे। समझ में आ गया? इसीलिए हम ज्योग्राफी में वर्ड का अर्थ जानेंगे। वितरण मतलब फैलाव हो गया, समझ में आ गया। तो भाई धरती पर जनसंख्या का जो फैलाव है ना, उसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं, क्योंकि धरती पर मानव फैले हुए हैं, बस वही है जनसंख्या वितरण, खत्म। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो, वितरण हो गया, घनत्व, घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग फैले हुए हैं। यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर को लेके चलेंगे, या 1 वर्ग किलोमीटर लिखो या प्रति वर्ग किलोमीटर लिखो। 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। 1 वर्ग किलोमीटर मतलब 1 वर्ग किलोमीटर जो है, उसकी लंबाई चौड़ाई में जितने भी लोग आते हैं, बसते हैं, उसकी संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। बस खत्म। समझ में आया? आगे देखो, जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना, कहाँ? जनसंख्या में। समझना, 2 समय अंतराल के बीच, 2 समय अंतराल मतलब एक पास्ट एक प्रेजेंट, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है भाई, जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है ना, उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ओ भाई, एक हमने ले लिया पास्ट, 2 समय अंतराल बोल रहा है ना, 2 समय अंतराल मतलब 2 समय के बीच की बात, पास्ट और एक प्रेजेंट, ठीक है। तो इन दोनों समय के बीच जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है, जैसे पास्ट में मान लेते हैं, ठीक है, कि जीवन पार्क की या उत्तम नगर की जो संख्या है, वो मान लो एक तरह से मान लेते 10 लाख है, ठीक है। और आते आते पहले मतलब पास्ट में हमने इतना माना था 10 लाख, प्रेजेंट में आते आते 20 लाख हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। या प्रेजेंट में मान लो बिंदापुर में मान लो 5 लाख आबादी है, ठीक है। तो भाई आने वाले कुछ समय में मतलब फ्यूचर में 5 से 7 लाख हो जाएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। समझ में आ गया? तो समझ में आया, 2 समय अंतराल के बीच, 2 समय, इनके बीच किसी विशेष क्षेत्र में, किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आता है, चाहे जन्म दर बढ़ता है चाहे मृत्यु दर, समझ में आ गया, उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। बस नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब अगला है जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि दर। धनात्मक मतलब होता प्लस पॉइंट, पॉजिटिव।
जनसंख्या का धनात्मक मतलब पॉजिटिव वृद्धि दर। देखो इसका मतलब है कि जब दो समय अंतराल के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाता है। समझ में आया? जब जन्म दर मृत्यु दर से मतलब जब जन्म लेने वाले अधिक और मरने वाले मृत्यु दर कम। मृत्यु दर मतलब मरने वाले कम हो जाते हैं और जन्म दर मतलब जन्म लेने वाले अधिक हो जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि दर। क्योंकि ज़्यादा जन्म लेंगे तो धनात्मक मतलब पॉजिटिव, मरेंगे तो नेगेटिव। समझ में आया? तो वही धनात्मक में क्या कहता है? अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख देना, अगर नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? जनसंख्या धनात्मक वृद्धि दर मतलब जब जन्म दर किससे अधिक होता है? मृत्यु दर से, तब जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि दर हो गया। अब ऋणात्मक मतलब माइनस, नेगेटिव, माइनस पॉइंट। तो जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर सेम वही पॉइंट लिखोगे, यही वाला दो समांतराल के बीच। अब यहाँ पे उल्टा कर देना है, इसको यहाँ रख देना, इसको यहाँ कर देना है। भाई ऋणात्मक की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे मृत्यु दर कि जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होती है तो जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाता है। समझ में आया? धनात्मक मतलब प्लस में क्या है? जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो रहा है, और ऋणात्मक में मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो रहा है। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? उल्टा, ठीक, नाम से पता चल रहा है ना। देखो पॉजिटिव मतलब जब जन्म दर अधिक हो, और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक में जब मृत्यु दर अधिक हो। मृत्यु दर मतलब मरने वालों की संख्या अधिक हो, जन्म दर मतलब जन्म लेने वालों की संख्या अधिक हो। कितना आसान है। आगे देखें, अब आगे है प्रवास। प्रवास या प्रवासी किसे कहते हैं? एक ही बात है, समझना। जब व्यक्ति किसी कारण से एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाता है ना, तो उसे प्रवास कहते हैं या प्रवासी कहते हैं। देखो प्रवासी हर कोई है, हम सब प्रवासी हैं। हम सब एक स्थान मतलब अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर, हर कोई व्यक्ति, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, कोई कहीं से आया, ठीक है। और ज़्यादातर व्यक्ति जो आते हैं रोजगार की तलाश में, प्रवासी ज़्यादातर किसकी तलाश में आते हैं? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा जीवन जीने की तलाश में आते हैं ना। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? प्रवास, हर कोई प्रवासी है, गांव से शहर आते हैं। समझ में आया? अब देखो, अब देखना इसमें ना थोड़ा, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे समझोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। कहोगे एक ही चीज लग रही है सारा कुछ। देखो उद्गम स्थान, उद्गम मतलब उठना, अपने स्थान से उठना। वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं। गमन मतलब जहाँ से उठते हैं, मतलब जहाँ से जाने के लिए उठते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे हम ले लेते हैं गाँव। वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं मतलब उठते हैं, निकलते हैं। समझ में आया? दूसरे स्थान जाने के लिए। गंतव्य, वह स्थान जहाँ से लोग आगमन करते हैं। वह स्थान जहाँ लोग आगमन करते हैं। आगमन मतलब आते हैं। मान लो यहाँ पे शहर, मतलब यहाँ पे गांव, गांव से निकला व्यक्ति शहर, गांव से निकला मतलब उठा, और शहर में आगमन के मतलब शहर आया। समझ में आया? है ना आसान? अगर एक बार समझ में नहीं आता 2 बार सुनो, 3 बार वीडियो सुनो, क्योंकि नया नया सिलेबस है, नया नया टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट होता ही होता है। और इतने आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ तो इतना डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? फिर भी फर्स्ट बार है तो दिक्कत तो ही होगी, क्योंकि नया नया सिलेबस, हर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखो, आप्रवास और उत्प्रवास में अंतर पूछ लेता है, उद्गम और गंतव्य स्थान में अंतर, ऐसे। समझ में आ गया? अब आप्रवास देखते हैं। प्रवासी मतलब जो एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान जाता है किसी कारण से, चाहे वो रोजगार को पाने के लिए जा रहा हो, चाहे हायर शिक्षा की तलाश में जा रहा हो, चाहे अच्छा जीवन जीने की तलाश में जा रहा हो। क्योंकि व्यक्ति गांव से शहर क्यों आते हैं जनरली? ज़्यादातर अच्छा जीवन जीने की तलाश में। भाई 24 घंटे बिजली पानी शहर में मिलता है, काम है। समझ में आया? इस वजह से आते हैं ना। अब देखो अप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाता है, नए स्थान पर। जैसे गांव से लोग पहली बार शहर आते तो नए स्थान है उनके लिए, तो अप्रवास
है वही एक ही चीज़, सारी बात एक ही चीज़ कह रहा है, लेकिन थोड़ा बस अलग है हल्का सा, बाकी है वही सारा चीज़। अब देखो उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाता है, मतलब एक तरह से कह सकते हो आप हमेशा के लिए एक स्थान से बाहर, ठीक है। और आप इसमें कह सकते हो जैसे अपने निवास स्थान को छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में रह जाना, बस जाना, समझ में आ गया, बस खत्म, क्लियर है। ये समझ में आएगा तभी आगे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है दोस्तों। और वर्ड के मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन उठते हैं एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, एक एक नंबर के तो क्वेश्चन ऐसे उठेंगे, जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक ऋणात्मक। अब दो दो करके इन दोनों में अंतर पूछता है, जैसे जनसंख्या धनात्मक वृद्धि दर में और जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर में अंतर बताइए, ठीक है। प्रवास किसे कहते हैं, उद्गम और गंतव्य स्थान में अंतर बताइए, अप्रवास उत्प्रवास में अंतर बताइए, समझ में आ गया, है ना मजेदार। आगे बढ़े, करो फिर इसको, टॉपिक भी यही है आपका अगला इसके बाद, ठीक है। टॉपिक वाइज मैं चलूँगा, क्वेश्चन बनाते चलूँगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि टॉपिक तो करवाते नहीं, ओनली क्वेश्चन करवाते हैं, तो टॉपिक भी हमारा यही है अगला और क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। देखो जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है, इससे पहले मैंने आपको बताया था जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। आप देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन देता है, जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है तथा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। देखो आपका बुक में साथ साथ बुक लेके ओपन करके चलना, ये टॉपिक होगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, मिला। तो हम अलग अलग करेंगे, आर्थिक अलग देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं भौगोलिक कौन कौन सा है। देखो जनसंख्या वितरण, यहाँ पे ना जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है, या तो ये दे देगा या जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक बताइए। भौगोलिक अलग है, आर्थिक अलग है, समझ में आया, आपके बुक में है। इसके बाद मैं आपको आर्थिक कारक बताऊंगा। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है। जनसंख्या वितरण जैसे कि मैंने लिख दिया है, इससे पहले मैंने बता दिया था, यहाँ नहीं लिखवाऊंगा। वितरण मतलब धरती पर लोगों की संख्या का फैलाव, जो जनसंख्या का फैलाव है जनसंख्या वितरण कहलाता है। अब देखेंगे भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। भौगोलिक मतलब क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, मतलब ज़्यादातर आबादी कहाँ पर बसती है, भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं ऐसे, तो ये वो भौगोलिक कारक है, 4 है, समझना बहुत ही आसान है। जल, जलवायु, भूआकृति और मृदाएं, ठीक है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादातर बसती है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। देखो इनको ना एक्सप्लेन भी करना है आपको, बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करवाऊंगा, साथ साथ लिखते चलना, है ना, गर्दा उड़ा देंगे। देखो जल, भाई एक देखो मैंने ना ये इसीलिए लिख दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। पहली लाइन आपकी ना हर एक हेडिंग में सेम होगी। ज़्यादातर लोग वहीं बसना पसंद करते हैं जहाँ यहाँ तक आपकी सेम होगी लाइन हर हेडिंग में। उसके बाद जो पॉइंट है वो स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ से जल है तो जल, समझ में आया। अब देखो ज़्यादातर लोग वहीं बसना पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो, क्योंकि जल का काम क्या है भाई, जल का काम क्या है, नहाने धोने पीने के लिए, है ना, कृषि करने के लिए, पशुओं का नहलाने धुलाने के लिए, ठीक है, औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए करते हैं। अब भाई जल नहीं रहेगा तो कोई वहाँ पे बसेगा नहीं, बसेगा ना, समझ में आया। हर कोई कहाँ पे बसना पसंद करता है, रहना कहाँ पसंद करता है, जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो, है ना, आसानी से मिल जाता हो, तो ज़्यादातर लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। इसलिए ज़्यादातर लोग पहले के ज़माने में और अभी भी नदी किनारे बहुत ज़्यादा बसते थे, समझ में आया, पहला क्लियर है। अब लास्ट में ये जोड़ दो कि इस तरह से जल जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, समझ में आया। बस यही करना है आपको। फर्स्ट लाइन ये रहेगी आपकी यहाँ तक, और लास्ट वाली लाइन बीच में तो ये लिखोगे जो ये हेडिंग है कंटेंट, और लास्ट पहले लाइन में ये, सेकंड में कंटेंट, और थर्ड में लास्ट में ये लिखोगे कि इस तरह से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है ये कारक। बस खत्म, है ना, आसान, मजा आया। देखो जलवायु,
भाई ज़्यादातर लोग वहीं बसना पसंद करते हैं जहाँ की जलवायु अनुकूल हो। अनुकूल का मतलब है ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड, समझ में आया? उससे बोलते हैं अनुकूल जलवायु, मतलब अच्छी जलवायु, ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंड हो। ज़्यादातर लोग वहीं बसना पसंद करेंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होगी तो चिलचिलाती गर्मी में देखते हो ना रहना पसंद नहीं करते, फिर वो पर्वतीय क्षेत्रों की ओर छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। और ज़्यादा ठंड हो तो पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी इलाकों की ओर आ जाते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। ये लाइन हर में जोड़ दो, इस तरह से ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। और फर्स्ट लाइन ज़्यादातर लोग वहीं बसना पसंद करते हैं। समझ में आया? अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या है? भू-आकृति। भू-आकृति आप समतल मैदान लिख सकते हो। समतल मैदान का मतलब होता है बराबर की जमीन। ज़्यादातर लोग वहीं बसना पसंद करते हैं जहाँ की जमीन बराबर हो, उबड़ खाबड़ नहीं। समझ में आ गया? अब भाई क्यों बसना पसंद करते हैं समतल जमीन में, बराबर जमीन में? क्योंकि वहाँ पे आसानी से घर का निर्माण, घर बनाया जा सकता है, सड़क बनाया जा सकता है, कृषि कार्य किया जा सकता है। वहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन में नहीं किया जा सकता। क्या पहाड़ी क्षेत्र में ये सब हो सकता है? नहीं हो सकता ना। फिर समझ में आया? तो इस तरह से ये भी प्रभावित करता है। आगे मृदाएं। मृदाएं मतलब उपजाऊ मिट्टी। ज़्यादातर लोग कहाँ बसेंगे? जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी। बंजर भूमि में तो कोई बसेगा नहीं, क्योंकि खाना भी तो चाहिए, तो खाने के लिए उपजाऊ क्षेत्र देखोगे ना, तो ज़्यादातर लोग वहीं बसते हैं जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, ताकि वे भी अपना भरण पोषण कर सकें। है ना मज़ेदार? ठीक है, कितना आसान है दोस्तों। एक बार आप किताब पढ़ के देखो और ये देखो, फिर बताओ कौन सा समझ में आया। 1.5-2 घंटे लग जाएंगे किताब में, फिर भी समझ में नहीं आता है। समझ में आया? तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, कर लो फिर इसको। ठीक है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है, इसको प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, या ये 5 नंबर का आएगा या ये वाला, इन दोनों में से एक आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। समझ में आ गया दोस्तों? देखो, जनसंख्या घनत्व, अभी मैंने बताया था जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, या ये दे देगा या जनसंख्या वितरण दे देगा। ठीक है, और इसमें लिख देगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, तो हमने देख लिया इससे पहले। अब देखते हैं आर्थिक कारक। देखो आपके बुक में है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये दोनों एक साथ पूछता है। और भौगोलिक का पूछेगा तो वो एक अकेला पूछेगा, और आर्थिक कारक पूछेगा तो इसके साथ ये सामाजिक सांस्कृतिक दोनों दे देगा। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? अब देखो शुरू करते हैं। तो इसमें पहले पूछ रहा जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, ये मैंने लिख दिया है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। समझ में आया? ये हो गया। अब देखो आगे क्या है, इसको प्रभावित करने वाले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले हमने अगली लाइन से लिख दिया भाई, आर्थिक कारक नीचे है। ठीक है, देखो आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। खनिज, इसमें 3 है, भौगोलिक में 4 था, जल, जलवायु, भू-आकृति और मृदा। इसमें आर्थिक में 3 है, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। समझ में आया? देखो खनिज मिनरल्स जो होते हैं, कहता है जिन क्षेत्रों में अधिक खनिज पाई जाती है ना, लोग उधर आकर्षित होते हैं रोजगार की तलाश में। ठीक है, काम की तलाश में, जिससे वहाँ पे लोग बसना शुरू कर देते हैं। कुशल अर्धकुशल दोनों, कुशल मतलब कारीगर, अर्धकुशल मतलब हेल्पर। समझ में आया? जिसे काम नहीं आता हो, दोनों को वहाँ काम मिल जाता है। तो इस तरह से ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। ये वाली लाइन हर एक में जोड़ दो। समझ में आया? और पहले वाला जो लाइन मैंने बताया था भौगोलिक में, वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, पहला और लास्ट वाला, कि ज़्यादातर लोग वहीं बसना पसंद करते हैं। समझ में आया? हो जाएगा। आगे बढ़े। नगरीकरण कैसे प्रभावित करता है भाई जनसंख्या वितरण को? भाई नगरीकरण, ज़्यादातर लोग कहाँ पे बसना पसंद करते हैं? नगरों में, शहरों में। गांव छोड़कर शहर क्यों आते लोग? क्योंकि शहर में जो चकाचौंध मिलती है ना, नगरों में ज़्यादातर लोग रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ रोजगार मिल जाता है, शैक्षिक सुविधा, हायर शिक्षा मिल जाती है, सुविधा, चिकित्सा सुविधा मिल जाती है। चिकित्सा सुविधा मतलब डिस्पेंसरीज, दवाइयाँ वगैरह, है ना, 50 मेडिकल, 50 डॉक्टर्स उपलब्ध है। परिवहन की सुविधा अच्छी खासी है। गांव में देखो, एक बस आएगा सुबह, फिर आएगा 1 बजे, इंतजार करो, फिर आएगा शाम को। तो लेकिन यहाँ शहरों में देखो, एक बस गई तो 2 मिनट में दूसरी बस आ गई, तीसरी बस आ गई, लाइन लगी रहती है।
समझ में आया, अच्छी सुविधा है। और 24 घंटे बिजली पानी जो शहरों में मिलता है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है गांव से शहर की ओर। ठीक है, आजकल गांव में कोई रहना पसंद नहीं करता जल्दी, शहरों में बसना पसंद करते हैं, क्योंकि शहरों में अधिक सुविधाएं हैं, है ना, तरह तरह की। समझ में आ गया दोस्तों, इसलिए तो ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ये वाली लाइन हर एक में लिख दो। आगे देखते हो औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब कंपनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाना। ये कैसे करता है भाई? जहाँ औद्योगिकरण होता है ना, वहाँ ज़्यादातर लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। जैसे नोएडा इंडस्ट्री एरिया है, गुरुग्राम इंडस्ट्री एरिया है, लोग जाते हैं ना काम की तलाश में, तो रोजगार अधिक मिलते हैं और इस यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आकर्षित होते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब आगे कहता है कि इसमें सिर्फ कंपनी वर्कर्स नहीं होते, बल्कि बैंक कर्मी भी होता है, बैंक में काम करने वाला, डॉक्टर भी होता है, दुकानदार भी होता है। समझ में आया? सारे होते हैं। इसलिए ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। बस खत्म, ज़्यादा लंबा चौड़ा लेके नहीं चलना है। ठीक है, इधर उधर के फालतू नहीं लिखना है। नेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक। अच्छा, नगरीकरण के 3 है। ठीक है दोस्तों, अब सामाजिक सांस्कृतिक ये ना एक ही है, ये स्लैश इसीलिए लगा, ये एक ही पॉइंट है। समझ में आया? इसमें कोई अलग से नहीं है। देखो, सामाजिक सांस्कृतिक कारक में कहता है ज़्यादातर लोग वहीं बसना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं जहां उन्हीं के जाति के लोग, उन्हीं के धर्म के लोग और उन्हीं के संस्कृति के लोग रहते हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक कोई व्यक्ति मान लो जहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ 1 2 जो 4 मुसलमान हैं, तो उनको हर धर्म में त्यौहार में अकेला फील होगा ना। इसीलिए हर कोई ग्रुप में रहता है, ग्रुप में बसता है। जहाँ पे हिंदू अधिक होती है, अब वहाँ पे मान लो मुसलमान है 2 4, तो मुसलमान क्या करता है, उस इलाके को छोड़ के जहाँ मुसलमान अधिक आबादी बसे वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, ताकि उनको अपनापन मिले, अपनापन महसूस हो कि हाँ, हम अपने जाति धर्म के लोग के पास रहते हैं। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? हो जाएगा। बाकी जो समझ में ना आए पूछ लिया करो। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? बढ़ते फिर अगले टॉपिक के हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो, अगला क्वेश्चन जो ये है ना 5 नंबर का क्वेश्चन देता है। टॉपिक देख लेना, जनसंख्या के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर ये प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में दोनों में अंतर पूछेगा तो 5 नंबर का देगा। कई बार क्या होता है, एक पूछ लेता है कि जनसंख्या के प्रतिकर्ष कारक बताइए, ठीक है, या अपकर्ष कारक बताइए, या इसकी विशेषता बताइए। अगर एक पूछेगा तो 3 नंबर में, दोनों पूछेगा तो 5 नंबर में। समझ में आया? करें, देखो समझना, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। अगर ध्यान से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो भाई समझ में नहीं आएगा। पहले बता दे रहा हूं, ध्यान देना। देखो, प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक। पहले देख लेते प्रतिकर्ष कारक में होता क्या क्या है। रहन सहन की निम्न दशा, मतलब ना एक तरह से गांव की बात करता है और ये एक तरह से शहर की बात करता है। ये बात का ख्याल रखना। प्रतिकर्ष भाई रहन सहन की निम्न दशा होती है, खराब दशा एक तरह से। प्रतिकूल जलवायु होती है। प्रतिकूल मतलब ना अधिक गर्मी, ना मतलब गर्मी पड़ेगी गर्मी पड़ेगी, ठंड पड़ेगी ठंडी पड़ेगी। प्रतिकूल जलवायु। राजनीतिक अस्थिरता मतलब पिछड़ापन। समझ में आया? नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं। देखते हो प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, बाढ़, भूकंप, ये सब। ठीक है, और बीमारियां, अनेक प्रकार की बीमारियां, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग ना एक तरह से इसको गांव लेकर समझो, इसको शहर, तो समझ में आएगा। बीमारियां देखते हैं, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते नहीं है, इस वजह से क्या होता है, वो साफ स्वच्छता पर उतना ध्यान देते नहीं है, बीमारियां फैल जाती है। समझ में आया? तो कहता है यही सब कारण की वजह से ना लोग प्रवास करते हैं और अपने स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। समझ में आया? क्लियर है? इन कारणों की वजह से व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन इसमें अलग है भाई, इसमें ना इन सब चीज़ों को पाने के लिए मानव इसकी ओर आकर्षित होता है, मतलब खींचा चला जाता है। एक तरह से शहर मान लो, रहन सहन की अच्छी दशा, हर मनुष्य चाहता है रहन सहन की अच्छी दशाएं मिले, है ना, अच्छी सुविधा मिले, जो कहाँ पे मिलती है, एक तरह से शहर में। अनुकूल जलवायु मिलती है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। शांति स्थायित्व मिलता है ना। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा भी मिलती है। ठीक, काम के बेहतर एक से एक अवसर रोजगार मिल जाते हैं।
इन सभी कारणों की वजह से मानव इसकी ओर खींचे चले आते हैं, शहर की ओर, और गांव को छोड़ने पर एक तरह से मजबूर हो जाते हैं। समझ में आया? अंतर समझ में आया नहीं आया? दोबारा सुनो, आ जाएगा। इन सब कारणों को छोड़कर मनुष्य इसकी प्राप्ति के लिए शहर की ओर आते हैं। बस खत्म। समझ में आया? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याएं बताइए। अब देखो, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या क्या होगा, ये तो अपने आप ही बता दोगे, करने की जरूरत है इसको? चलो कर लो। देखो, जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी तो क्या होगा? संसाधनों पर भार बढ़ेगा। संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है, संसाधन मतलब होता क्या है? संसाधन वो हर एक चीज है जो एक दूसरे की जरूरतें पूरी करता है। मानव खुद एक संसाधन है जिससे जरूरतें पूरी होती है ना, एक दूसरे की हेल्प होती है, मदद होती है ना? वो सभी संसाधन है। तो संसाधन का अधिक दोहन मतलब खर्चा अधिक, जनसंख्या का भरण पोषण में कमी आएगी, विकास रुक जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। समझ में आया? क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। तो दोस्तों, इसका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देना। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा जनसंख्या परिवर्तन के घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के घटकों का वर्णन कीजिए। टॉपिक आपने देखा हो शायद, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन देता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 हेडिंग है, इन तीनों को डिफाइन करेंगे। जन्म दर, अच्छा सॉरी, देखो जन्म दर को अशोधित जन्म दर, मृत्यु दर को अशोधित मृत्यु दर, ये भी आपने लिखा देखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक ही में डाल देंगे, समझ में आ गया? एक ही में लिख देंगे। ये मत सोचना कि जन्म दर अधिक है, अशोधित जन्म दर अधिक है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, मतलब एक ही होता। देखो जन्म दर, इसका जो है डेफिनेशन वो है 1000 स्त्रियों में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या। समझना, सुनना ध्यान से। 1000 स्त्रियों में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या, गौर करना, जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? 1 नंबर का क्वेश्चन अलग करके पूछता है, जन्म दर से क्या अभिप्राय है, जन्म दर का अर्थ बताइए, मृत्यु दर का अर्थ बताइए। समझ में आया? अब देखो मृत्यु दर क्या है? मृत्यु दर का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र में, मतलब कोई भी एक क्षेत्र ले लो, बिंदापुर ले लो, प्रताप गार्डन ले लो, जीवन पार्क ले लो, किसी भी क्षेत्र में एक साल के दौरान 1000 जनसंख्या में मरने वालों की जो संख्या है ना, 1000 जनसंख्या में एक साल में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। समझ में आया? क्लियर है? हो जाएगा इजी। नेक्स्ट, प्रवास। जब व्यक्ति, ये तो आपको पहले भी बता रखा, जब व्यक्ति किसी कारण से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाता है। समझ में आया? ये 3 है जनसंख्या परिवर्तन के घटक जो जनसंख्या में बदलाव लाते हैं। समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी देता है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। आपका लास्ट टॉपिक है ये, है ना? देखो लास्ट पेज पे होगा, अभी और क्वेश्चन रह रहे वो करवाऊंगा। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय मतलब जनसंख्या पर काबू कैसे पाया जा सकता है, रोक कैसे लगाई जा सकती है। देखो पहला कहता है परिवार नियोजन की विधि अपनाई जाए। परिवार नियोजन भाई जितनी जरूरत हो उतना ही करना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, हम दो हमारे दो की नीति अपनाई जाए, है ना? समझ में आया? शुरुआती दौर में हमने देखा जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक थी भारत की, लेकिन अब जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है महिलाओं में खासकर, तब से इसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है। परिवार नियोजन समझ में आ गया? नियोजन मतलब प्लान बना के, ये नहीं कि 1 दर्जन उगा दिया, है ना? फैक्ट्री समझ रखे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, है ना? तो ये नहीं करना है, परिवार नियोजन की विधि अपनानी है। सेकंड क्या कहता है भाई, हम दो हमारे दो की नीति ये अपनाई जाए, क्यों दर्जनों बच्चे पैदा करें। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है भाई, गर्भ निरोधक अपनाया जाए। गर्भ निरोधक मतलब जब जरूरत ना हो बच्चे की तो क्या करते हैं भाई, जैसे पता चलता है गर्भ में कि भाई लड़का लड़की है, पता करते हैं, अगर लड़की हुआ तो लड़के की चाह में बहुत सारे बीज बोते रहते हैं ना, फसल उगा देते हैं फिर। समझ में आया? तो गर्भ निरोधक में क्या कहता है भाई, जरूरत ना होने पर गर्भ निरोधक विधि अपनाओ भाई। ये थोड़ी कि भाई तुम्हें लड़का चाहिए था, अब भाई जैसे पता चला लड़की है तो तुरंत मार दिया उसको,
कन्या भ्रूण हत्या कर दिया भाई। समझ में आया? तो ये नहीं करना है, गर्भ निरोधक विधि अपनाई जाए जब जरूरत ना हो। समझ में आया? नेक्स्ट, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाए भाई, जरूरत ना पड़ने पर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये सब क्या है? जनसंख्या नियंत्रण का उपाय, मतलब जनसंख्या पर काबू कैसे पाया जाए। क्लियर है दोस्तों? हो जाएगा? समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है? देख, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर खत्म हमारा। समझना, क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण से क्या अभिप्राय है? जनांकीय संक्रमण, संक्रमण का मतलब यहाँ कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, ठीक है? जनांकीय संक्रमण से क्या अभिप्राय है तथा इसकी 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तुम्हारे अभ्यास का भी क्वेश्चन है, 5 नंबर का, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। समझना दोस्तों, मैंने हेडिंग लिख दिया, कॉपी पेन साथ साथ नोट करते चलना, ध्यान से सुनना और नोट करना, ठीक है? हेडिंग लिख दिया, ये हेडिंग लिख लेना, ठीक है? और इसके अंतर्गत क्या लिखना है वो मैं बता दूंगा। देखो, जनांकीय संक्रमण, समझना, जनांकीय संक्रमण किसी क्षेत्र की जनसंख्या का, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करना, किसी क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या का, किसी क्षेत्र की वर्तमान, ये यहां आएगा, ठीक है? किसी क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या का वर्णन करना, ठीक है? और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान मतलब देखो, इसका मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं बिंदापुर या प्रतापगढ़ या जीवन पार्क, किसी एक क्षेत्र बिंदापुर लेके चलते हैं, तो बिंदापुर क्षेत्र ले लिया भाई, वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? वर्तमान में जनसंख्या मान लेते हैं 7 लाख है, ठीक है? और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान मतलब पहले से अंदाजा लगाना, पहले से पता लगा लेना कितनी हो सकती है इस क्षेत्र की जनसंख्या, ठीक है? मतलब 7 लाख है तो मतलब 9 से 10 लाख हो सकती है आने वाले समय में, ठीक है? ऐसा समझ में आया? किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्तमान जनसंख्या का पता लगाना और भविष्य में कितनी हो सकती है उसका पहले से अंदाजा लगाना, पूर्वानुमान लगाना। समझ में आया? उसी को कहते हैं जनांकीय संक्रमण। क्लियर है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है? समझना, मतलब पहले कैसे जन्म दर में पहले अधिक था, अब कैसे कम हुआ। ये देखो, इसकी 3 अवस्थाएं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में कहता है जन्म दर मृत्यु दर दोनों अधिक थे। ये लिखने के बाद आप आगे क्या लिखोगे ध्यान से सुनना और लिखते चलना। भाई प्रथम अवस्था में ना जन्म दर मृत्यु दर दोनों अधिक थे। जन्म दर मतलब ज़्यादा ज़्यादा जन्म ले रहे थे, मृत्यु दर मतलब ज़्यादा ज़्यादा भी मर रहे थे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे बहुत सारी जनसंख्या थी, अनपढ़ थी, पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है? दर्जनों बच्चा पैदा करते थे और बीमारी, बहुत सारी बीमारियां भी होती थी क्योंकि दवाइयाँ वगैरह उतना विकास उस टाइम पे हमने किया नहीं था और उतनी बीमारियों का इलाज भी संभव नहीं था और उतने ज्ञानी भी लोग नहीं थे उस टाइम पे। समझ में आ गया? डिस्पेंसरीज भी नहीं थी, चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। इस वजह से हुआ क्या, जन्म दर मृत्यु दर दोनों अधिक रही, ठीक है? दबा के बच्चे पैदा हो रहे हैं और दबा के मर भी रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि नॉलेज नहीं, डिस्पेंसरीज नहीं, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं। समझ में आया? बीमारी का इलाज संभव नहीं, तो जन्म दर भी अधिक रही और मृत्यु दर भी अधिक रही। समझ में आया? इस तरह से भूख, अकाल, ये सब, ठीक है? जन्म दर मृत्यु दर हो गया प्रथम अवस्था में। सेकंड अवस्था में देखो, द्वितीय अवस्था में जन्म दर अधिक लेकिन मृत्यु दर कम। अब देखो कैसे, भाई जन्म दर तो अधिक रही, मृत्यु दर में थोड़ा गिरावट देखने को मिला क्योंकि चिकित्सा सुविधा थोड़ी बहुत उपलब्ध होने लगी, ठीक है? चिकित्सा सुविधा थोड़ी बहुत उपलब्ध होने लगी, थोड़े बहुत बीमारियों के इलाज भी संभव होने लगे, ठीक है? भूख की समस्या, भूखमरी की समस्या जो 1950-60 के दशक में हुई थी ना, 60 के दशक में अकाल पड़ी थी, भूखमरी की समस्या ये सब आई थी। तो जन्म दर तो अधिक रही लेकिन मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट आई, ठीक है? क्योंकि चिकित्सा सुविधा थोड़ा बहुत प्रसार होने लगा था, बीमारियों के थोड़े बहुत इलाज भी हो गए थे, इस वजह से जन्म दर अधिक, मृत्यु दर में कमी आई। समझ में आया? खत्म, ज़्यादा रटना नहीं है। थर्ड क्या है? तृतीय अवस्था में। भाई तीसरी अवस्था में कहता है ना
कि जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही कम। अरे वाह, गजब हो गया। देखो जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही कम। अब भाई कैसे? भाई शिक्षा का प्रसार हुआ महिलाओं में बहुत ज़्यादा, ठीक है, खूब बढ़ चढ़कर शिक्षाओं में खूब ज़्यादा प्रसार हुआ, खासकर महिलाओं में, जिससे जन्म दर में कमी आई। मृत्यु दर में कैसे कमी आई भाई? मृत्यु दर में देखो, जन्म दर शिक्षा में बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ, जिससे जन्म दर में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और मृत्यु दर, भाई हर तरह के बीमारियों के इलाज अब संभव हो गया, जगह जगह चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने लगी, जगह जगह डिस्पेंसरी, मेडिसिन वगैरह, मेडिकल वगैरह, केमिस्ट वगैरह खुलने लगी, है ना, डिस्पेंसरी वगैरह खुलने लगी, चिकित्सा सुविधा जगह जगह खुलने लग गया। समझ में आया? और लगभग हर बीमारी के इलाज संभव होने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ? जन्म दर में भी और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आई। समझ में आ गया? बस हमारा चैप्टर यहीं तक खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी पूरी से पूरी सहायता करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की ओर। समझ में आ गया दोस्तों? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।